कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास सभी परीक्षाओं में आता है। सभी परीक्षाओं का मतलब जिसमें जिसमें सिलेबस होता है उसमें तो आता ही है। ठीक है, तो हम लोग उसको उसी को देख रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों इतिहास में जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उन तीनों में अगर प्रतिशत देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू किया और सबसे ज़्यादा रोचक भी इसलिए पढ़ना शुरू किए थे। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग कई सारे वीडियो पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। प्लासी का युद्ध भी हो गया है, बक्सर का युद्ध हो गया, कर्नाटक का युद्ध हो गया, तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वैत शासन प्रणाली। द्वैत शासन प्रणाली का मतलब अभी देखते ही हैं, लेकिन द्वैत शासन प्रणाली पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे। बक्सर का युद्ध आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है। बक्सर का युद्ध देखिएगा और प्लासी का युद्ध देखिएगा। बक्सर और प्लासी के युद्ध जब पढ़ लेंगे तो द्वैत शासन प्रणाली स्पष्ट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, लेकिन स्थिति नहीं समझ में आएगी कि क्यों लागू किया जा रहा है। मतलब ये तो बता दिया जाएगा क्यों हुआ, कारण भी बताया जाएगा क्या हुआ, लेकिन वास्तव में जो उस समय परिस्थितियाँ बनी हुई है, अंग्रेज ये जो लागू कर रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों देख लीजिएगा, फिर इसको शुरू करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे द्वैत शासन प्रणाली। कोई परेशानी तो नहीं? चलिए हम लोग पढ़ेंगे बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली थोड़ा देखते हैं। तब बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली कब से शुरू हुआ? 1765 से लेकर 72 तक। ठीक है, 1765 से 72 तक द्वैत शासन प्रणाली मुख्य रूप से लागू की गई। 1765 में क्लाइव ने लागू किया और 72 में वारेन हेस्टिंग्स समाप्त कर देते हैं। ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली, शासन प्रणाली का मतलब तो आप जानते हैं कि प्रशासन चलाने के लिए कोई भी ऐसी प्रणाली तो उसे शासन प्रणाली कहलाते हैं। द्वैत का मतलब होता है दो, तो दोहरा शासन जो होगा वो दोहरी शासन प्रणाली कहलाएगी। ठीक, तो इतना कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। देखें तो हम लोग देखेंगे अब सबसे पहले क्या है, इसको देख लेते हैं कि द्वैत शासन प्रणाली क्या है। ठीक, द्वैत शासन प्रणाली क्या है? तो द्वैत शासन प्रणाली कह सकते हैं कि बंगाल में दोहरा शासन है। बंगाल में दोहरा शासन है। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है। बंगाल में जो दो शासन हो रहा है, दो शासन का मतलब देख रहे हैं, दोहरा शासन होगा उसे द्वैत शासन प्रणाली। द्वैत शासन प्रणाली का मतलब दूसरा नाम अगर कहें तो दोहरा शासन प्रणाली। ठीक है, चलिए तो बंगाल में या आप लिखिएगा कहाँ, बंगाल में नवाब प्लस अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? द्वैत शासन प्रणाली। इसे द्वैत शासन प्रणाली कहते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है। बंगाल में नवाब के द्वारा भी शासन किया जा रहा है, अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जा रहा है। जब दोनों के द्वारा शासन होगा तो इसी शासन को द्वैत शासन प्रणाली कहते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे देखें। द्वैत शासन प्रणाली का मतलब आगे देख लें। इसी के आगे आप लोग लिखिएगा, इसके आगे ये लिखिएगा कि जो दीवानी मामला है हम लोग लिख देते हैं कि दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास है, और निजामत का जो अधिकार है, दीवानी अधिकार किसके पास? अंग्रेजों के पास। निजामत या सूबेदारी अधिकार कह सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब वही होता है, निजामत सूबेदारी या निजामत का जो अधिकार है उसे कह सकते हैं कि किसका है? अंग्रेजों के साथ साथ क्या हुआ? नवाब
ठीक है, नवाब के साथ है। तो सूबेदारी जो अधिकार है वो नवाब है, दीवानी अधिकार है वो अंग्रेजों के पास है। लेकिन नवाब स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र इसलिए नहीं है, बताते हैं। किसकी सहायता से कार्य करेगा? एक व्यक्ति सहायता से, नायब सूबेदार है, नायब सूबेदार, नायब सूबेदार की सहायता से कार्य करेगा। तो अब बताते हैं। तो दीवानी अधिकार किनके पास? अंग्रेज के पास। सूबेदारी अधिकार नवाब के पास है। पहले देखते हैं दीवानी अधिकार और सूबेदारी अधिकार क्या है। दीवानी अधिकार का मतलब पूरी तरीके से धन संपत्ति कर को है। यहाँ कर से संबंधित जितने प्रकार का जो अधिकार होगा बंगाल में वो किसके पास होगा? वो मुख्य रूप से होगा अंग्रेजों के पास। और जो सूबेदारी होगा वो उसका मतलब होता है सैनिक, सैनिक अधिकार मुख्य रूप से मानिएगा। इसी में ऐड करना हो तो न्याय व्यवस्था भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास, सूबेदारी अधिकार नवाब के पास। लेकिन नवाब किसकी सलाह पर कार्य करेगा? वो नायब सूबेदार की सलाह पर कार्य करेगा, ठीक है। और नायब सूबेदार की नियुक्ति कौन करता है? अंग्रेज करते हैं, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? अंग्रेज करते हैं। कोई परेशानी तो नहीं। तो अंग्रेज इनको नियुक्ति करते हैं। इसके बारे में आप लोग देखिएगा, इससे पहले आप वीडियो देखिएगा, एक या दो वीडियो पहले देखेंगे तो संधियों के बारे में बताया गया है। संधियों का मतलब कि बंगाल में जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद जब नवाब हारे, मुगल बादशाह भी आ रहे, अवध के नवाब भी आ रहे, और साथ ही साथ बंगाल के नवाब मीर कासिम, नवाब तो नहीं था उस समय लेकिन मीर कासिम भी आ रहा। तो इसके बाद क्या हुआ? तीन संधियां, एक बंगाल के नवाब के साथ हुआ, दूसरा हुआ हमारे पास अवध के नवाब के साथ, और तीसरा हमारा मुगल बादशाह के साथ। तीन संधियां, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि और बंगाल के नवाब के साथ संधि, ठीक है। जब बंगाल के नवाब के साथ संधि हुई तो उसमें जो पहला पॉइंट लिखाया गया था तो उसमें यह लिखवाया गया था, जो पहला बिंदु ये लिखाया गया था कि बंगाल में प्रशासन नवाब नायब सूबेदार की सहायता से करेगा और नायब सूबेदार की नियुक्ति अंग्रेजों द्वारा की जाएगी। ये पहला पॉइंट या पहला बिंदु वहां पास लिखाया गया था, आप लोग देखिएगा। उसमें यह लिखाया गया था कि सूबेदारी या जो बंगाल का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाएगा? नवाब के द्वारा। लेकिन किसकी सलाह पर? नायब सूबेदार की सलाह पर। और नायब सूबेदार की नियुक्ति अंग्रेजों द्वारा की जाएगी, ठीक है। नवाब बंगाल में प्रशासन का संचालन नायब सूबेदार की सलाह पर करेगा और नायब सूबेदार की नियुक्ति अंग्रेजों द्वारा की जाएगी। ये पहला बिंदु वहाँ लिखाया गया। दूसरा लिखाया गया था वहाँ पर संधि की सैनिक क्षमता कम की जाएगी, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पास स्पष्ट हो ही जाएगा। तो किसकी सहायता के कार्य करेगा नवाब? नायब सूबेदार की, ठीक है। इसका मतलब अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से दीवानी अधिकार पर तो इनका प्रत्यक्ष रूप से अधिकार है ही है, अप्रत्यक्ष रूप से सूबेदारी अधिकार भी नहीं पा सकते। क्यों प्रत्यक्ष रूप से? क्योंकि ये सीधा नहीं कर रहे हैं, नायब सूबेदार के द्वारा ये अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। ये अधिकार सीधा तो इनको मिल नहीं रहा, मिल किसके रहा? नायब सूबेदार। इनको आदेश देते हैं ये और इनको आदेश देते हैं ये और फिर शासन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से सूबेदारी अधिकार इनके पास है। इस प्रकार दोनों अधिकार, दीवानी अधिकार और सूबेदारी अधिकार वास्तव में अंग्रेजों के पास है। लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि मुखौटा के रूप में किसे रखा गया? मुखौटा के रूप में बंगाल के नवाब को रखें ताकि उनकी प्रजा क्या हो जाए? विरोध करना ना शुरू कर दे। इस कारणवश क्या हो गया कि नवाब को मुखौटे के रूप में बैठा दिया गया, प्रतीक के रूप में बैठाया गया कि ताकि विरोध ना हो सके, ठीक। तो दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास, सूबेदारी अधिकार नवाब के पास, लेकिन वास्तविक किसके पास है? अंग्रेजों के पास। क्यों? क्योंकि नायब सूबेदार की सहायता से कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा गया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली। तो आप लिखेंगे बंगाल में दोहरा शासन, इतना लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे बंगाल में नवाब व अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले शासन को द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। उसके बाद आगे लिखेंगे उसी के आगे, दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास था तथा सूबेदारी अधिकार नवाब के पास था। लेकिन नवाब के पास जो अधिकार था वह भी नायब सूबेदार की सहायता से कार्य किया करता था। इस कारणवश अप्रत्यक्ष रूप से सूबेदारी अधिकार पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इस शासन प्रणाली को द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। कोई परेशानी तो नहीं है, इतना लिख लेंगे, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिएगा, जो मैं बोला हूँ अभी उसको लिखिएगा। इतना लिख के जो मैं बोला हूँ उसको लिख लीजिएगा तो अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। इसे इतना रफ करें, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए रफ करें। चलिए लिख लीजिएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा और लिखिए कि उत्तराधिकार विहीन उत्तरदायित्व, ठीक है, उत्तरदायित्व विहीन अधिकार। और दूसरा लिखिए अधिकार विहीन उत्तरदायित्व, ठीक है, अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। तो जो पहला है वो है हमारा अंग्रेजों के पास, और ये जो है नवाब के पास। उत्तरदायित्व विहीन, इसका मतलब जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो जो भी करेंगे उसके लिए वो उत्तरदायित्व नहीं होंगे। उत्तरदायी का मतलब यही हो गया कि उत्तरदायी का मतलब जवाबदेह नहीं होंगे, जवाबदेह, ठीक है, जवाबदेह नहीं होंगे। अब अधिकार विहीन उत्तरदायी मतलब इनके पास कोई अधिकार तो है नहीं, लेकिन हर चीज के लिए अगर जिम्मेदार होंगे तो कौन होंगे? नवाब होंगे, ठीक है। तो सारे कार्य तो अंग्रेज करेंगे, लेकिन उनके जो परिणाम निकलेंगे उसके लिए नवाब जिम्मेदार होंगे। और जैसे वहां पास अगर कर बहुत बढ़ोतरी होगी तो नवाब की स्थिति क्या होगी? थोड़ा धूमिल होगी कि यार ये खराब नवाब है। हाँ, तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं? कार्य तो अंग्रेज कर रहे हैं, लेकिन नवाब की जो कह रहे हैं कि वो नवाब की कोई भागीदारी नहीं है। इसका मतलब यही होगा कि उत्तरदायित्व विहीन अधिकार विहीन उत्तरदायित्व का मतलब नवाब के पास किसी प्रकार की कोई वो नहीं अधिकार है ही नहीं, तो जिम्मेदार भले है। इस प्रणाली को ये क्या कहा गया है? द्वैध शासन प्रणाली। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है, रफ करें, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? कारण, ठीक है। कारण देखेंगे। कारण का मतलब होता है क्यों इसे लागू किया गया, ठीक है, क्यों इसे लागू किया गया का मतलब ये बताएं कि द्वैध शासन प्रणाली लागू की क्यों किया गया। कोई ना कोई कारण तो होगा। जैसे मान लें कि कोई भी नवाब, कोई भी राजा, ठीक है, किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, तो उस राज्य पर यदि वो जीत लेता है, उस राज्य को जीत लेता है, तो जीता हुआ जो राजा होता है वहां पास नियंत्रण करता है, वहां पास पूरा शासन कौन करता है? वो राजा करता है। तो अंग्रेज जब जीत चुके थे पूरा नवाब, तो ये क्यों नहीं बैठे, क्यों शासन नहीं किए? राजा या नवाब होते हैं वो तो कर लेते हैं। मान लेते हैं कि बंगाल यदि अवध को जीत लेता तो अवध पर किसका नियंत्रण होता? बंगाल के नवाब का मतलब नियंत्रण होता पूरी तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष से कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष रूप से ही पूरा तरीके से नियंत्रण होता। तो अंग्रेज ऐसा नहीं किए। ऐसा क्यों नहीं किए? तो कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा, ठीक है। तो एक दो कारण थोड़ा देख लेते हैं। पहला कारण ये था कि बंगाल की जो प्रजा थी, प्रजा के द्वारा विरोध की संभावना इसलिए है क्योंकि ये एकदम लागू तो हुआ नहीं, तो संभावना की जा सकती है। संभावना का मतलब ये जरूरी नहीं है कि लागू विरोध हो ही, वो नहीं भी हो सकता है। तो एक प्रकार से अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो बंगाल की प्रजा द्वारा क्या हो गया? विरोध की संभावना। इसका मतलब ये कि राजा बैठा चाह रहा, जैसे वहां पर बंगाल में राजा जो नवाब है वो बैठा है, राजा बैठा है, ठीक है। इसलिए जनता राजा को पहचानती है, वहां के नवाब को पहचानती है, अंग्रेजों को पहचानती नहीं। लेकिन यदि कोई बाहर से आकर बैठ जाएगा तो हो सकता है कि वो नाराज हो जाए कि हमारे नवाब को हटाकर ये स्वयं शासन करने लगे, तो परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। इस कारण क्या हो गया? अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। इस कारण भी हो सकता है कि बंगाल की
प्रजा के द्वारा विरोध की संभावना थी, इस कारण उसको प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किए, जिसके कारण द्वैध शासन प्रणाली लागू किए। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, दूसरा कह सकते हैं कि नवाबों द्वारा क्या हो सकता है, विरोध की संभावना हो सकती है। ठीक है, नवाबों द्वारा का मतलब यदि नवाब को पूरी तरीके से हटाएंगे तब हो सकता है कि जो भी राजा बनना चाहे, नवाब बनना चाह रहे हैं, वो तो षड्यंत्र करेंगे, साथ ही साथ जो उनसे अटैच होंगे राज्य, जैसे अवध हो गया, अवध में का राजा जो भी होगा, नवाब होगा, वो भी यही चाहेगा कि कहीं हमारे ऊपर आक्रमण करके ये फिर ना हम पे क्या कर सकते हैं, हम पर हमको हटाकर ये यहाँ पर शासन न करने लगे, इसलिए वो भी षड्यंत्र करेंगे, वो भी युद्ध की स्थिति बनाएंगे, तब अंग्रेज उस पूरी स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस कारण क्या हो गया, नवाबों के विरोध के कारण भी एक संभावना बनी कि द्वैध शासन प्रणाली से शासन किया जाए, प्रत्यक्ष रूप से शासन न किया जाए। ठीक, तीसरा लिखिए, यूरोपीय कंपनियों द्वारा भी थोड़ा अभी देखते हैं, यूरोपीय कंपनियों द्वारा विरोध की संभावना। ठीक है, विरोध की संभावना, इसका मतलब यह हुआ, क्या हुआ देखिए, विरोध की संभावना का मतलब जो यूरोपीय कंपनियां हैं, ठीक है, जब हम लोग देखे थे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल व्यापार करने के लिए भेजा गया था, और किसी कंपनी को तो वहाँ भेजा नहीं, इंग्लैंड की जितनी भी कंपनियां थे उसमें केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भेजा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ केवल व्यापार करने के लिए आई, लेकिन यदि वो यहाँ पर शासन करने लगेगी तो इंग्लैंड की जो अन्य कंपनियां हैं वो विरोध करेंगी, इसलिए क्योंकि इनको व्यापार करने भेजा गया था लेकिन ये वहाँ शासन करने लगे, इस कारणवश वहाँ की कंपनियों द्वारा विरोध हो सकता है, जिस कारणवश भी वो सीधे रूप से यहाँ पर शासन करना नहीं चाहते थे। कोई परेशानी नहीं, आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखिएगा, यूरोपीय कंपनियों के आगमन में अंग्रेजों का आगमन देखिएगा, अंग्रेजों का जब आगमन देखेंगे तो ये वाला पॉइंट तो स्पष्ट रूप से समझ में आ ही जाएगा। ठीक, चौथा पॉइंट लिखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस जो सरकार है, ठीक है, के संबंधों का पुनर्निर्धारण, के संबंधों का पुनर्धारण, ठीक है, पुनर्निर्धारण, तो ईस्ट इंडिया कंपनी व सरकार के संबंधों का पुनर्निर्धारण, इसका मतलब ये हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी और सरकार के मध्य पुनर्निर्धारण का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में होगी, उनको जो मुख्य रूप से जो उनको संचालित करते हैं उनको कहते हैं प्रोपराइटर, और जो भारत में आते हैं उनको कहते हैं डायरेक्टर। ठीक है, तो जो प्रोपराइटर और सरकार के मध्य, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और सरकार के मध्य, जो इंग्लैंड की सरकार है उनके मध्य एक समझौता हुआ केवल व्यापार करने के लिए, लेकिन वो यदि यहाँ शासन करेंगे तब क्या होगा, अब उनके मध्य संबंधों का पुनर्निर्धारण होगा, तब कानून व्यवस्था भी लागू होगी उनके ऊपर। ठीक है, जब लागू होगी तो उससे बचने के लिए क्या हुआ, द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया। कोई परेशानी तो नहीं है। अभी हम बाद में देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट भी आता है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कारण थे। ठीक, परेशानी तो नहीं है, लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह आप लिख लीजिएगा। हम लोग थोड़ा परिणाम देख लें। परिणाम, पहला परिणाम कि वहां पर जो उद्योग थे वो नष्ट हो गए, अत्यधिक लगान के, अत्यधिक कर के कारण, अत्यधिक कर के कारण कपड़ा उद्योग पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ठीक है, हथकरघा, कपड़ा उद्योग, हथकरघा उद्योग, कुछ भी कहें, और सूत कताई उद्योग जितने भी थे वो सभी नष्ट हो गए। ठीक है, पूरी तरीके से, यहाँ सूत कताई भी लिख लीजिएगा, सूत कताई भी ये पूरी तरीके से क्या हो गए,
नष्ट हो गए। सूत कताई का मतलब अत्यधिक कर लिया करते थे, इस कारणवश क्या हुआ, कपड़ा उद्योग पूरी तरीके से नष्ट हो गया। सूत कताई का मतलब सूत खरीदते थे अंग्रेज, लेकिन बहुत सस्ते दाम पर, इतना बहुत ज्यादा सस्ता खरीदते थे, ठीक है। सस्ता खरीदने के कारण क्या हुआ, बहुत सारे जो कारीगर थे कहते हैं अपने अंगूठे तक काट लिए, इस कारणवश बहुत ज्यादा कहते हैं सस्ता खरीदते थे, उनको पड़ता ही नहीं पड़ता था, इस कारणवश वो करना ही नहीं चाह रहे थे कि जब अंगूठा ही नहीं रहेगा तब हम काटेंगे नहीं, सूत कताई करेंगे ही नहीं। इससे बचने के लिए बहुत सारे लोग अंगूठे तक काटे हैं और यहाँ से बंगाल से भाग भाग कर दूसरे क्षेत्र में जाना शुरू कर दिए, ठीक है। इतना आतंक किए थे या मतलब अंग्रेज लोग, आतंक का मतलब ये हुआ कि इतना ज़्यादा कर लगा लिए क्योंकि व्यापार करने आए, व्यापार करने जब ये लोग आए इसका मतलब ये हो गया कि अत्यधिक लाभ चाहेंगे। कोई भी कंपनी यदि व्यापार करेगी तो वो अधिक लाभ ही तो चाहेगी, और लाभ प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगी, क्रूर व्यवहार करेगी। क्रूर व्यवहार करेगी तो उससे जो जनता, आम जनता है या जो मजदूर जो खेती करते हैं या जो कारीगर, उनको तो नुकसान होगा ही। इस कारण से क्या हुआ, ये स्थिति पैदा हुई, ठीक। दूसरा कह सकते हैं कृषि पूरी तरीके से नष्ट हो गई, फसल कह सकते हैं क्या हो गई, नष्ट हो गई, ठीक है। पूरी तरीके से नष्ट का मतलब एकदम, अब नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई का मतलब होता है नष्ट ही हो गई, ठीक। चलिए कृषि या सॉरी कृषि या फसल नष्ट हो गई। कृषि या फसल नष्ट हो जाने का मतलब ये हुआ कि किसानों से इतना ज़्यादा लगान लेने लगे थे ये लोग, लगान बहुत ज़्यादा वसूलना शुरू किए कि जितना वो उगाते थे उससे ज़्यादा वो देना पड़ता था, वो और ऋणी हो जाते थे। ऋणी का मतलब वो सूदखोरों से, बहुत सारे जितने साहूकारों से बहुत ढेर सारा पैसा लेते थे चुकाने के लिए, जितना उनका जो उगता था उतना तो देते ही थे, साथ ही साथ चुकाने के लिए पैसा लेते थे। बहुत ज़्यादा ऋणग्रस्त हो गए, साथ ही साथ उनके खाने के लिए नहीं होता था, उगाते तो ये थे लेकिन लगान बहुत ज़्यादा था, जिस कारणवश उनके पास होता ही नहीं था खुद को खाने के लिए। इस कारण क्या हुआ, वो लोग छोड़ना शुरू करें, कृषि छोड़ दिए कि हम लोग कृषि नहीं करेंगे, मजदूरी करके ही पैसा कमा लेंगे लेकिन कृषि नहीं करेंगे। इस कारणवश कहते हैं इसका परिणाम ये हुआ कि आगे खाद्य उत्पादन जब कम होगा का मतलब कोई नहीं करेगा तो इसकी समस्या होगी तो अकाल पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कारणवश क्या हुआ, अकाल पड़ा। 1770 की बात है, एक बहुत बड़ा अकाल आया और इसमें कहते हैं 1/3 जनसंख्या बंगाल की निपट गई का मतलब उनकी मृत्यु हो गई। 1/3 जनसंख्या की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1/3 जनसंख्या उस समय लगभग कह सकते हैं 1 करोड़ थी, ठीक है। 1 करोड़ थी, ठीक। तो 1/3 जनसंख्या की मृत्यु हो गई, इसका मतलब 1/3 बहुत होता है, ठीक है। तो इतने लोग अगर मर रहे हैं कि मतलब अकाल के कारण, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब रही होगी, बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है। तो ये स्थिति थी, तो परिणाम में ये तीनों लिखेंगे, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए तो ये इतना ही था। हम लोग क्या पढ़े, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली हम लोग देखें कि क्या है, क्या में तो हम लोग देख लिए कि दोहरा शासन है। दोहरा शासन का मतलब अंग्रेजों द्वारा, नवाब के द्वारा, दोनों द्वारा शासन किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में पूरी तरीके से शासन अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा है। नवाब तो केवल बैठा है मुखौटा के रूप में, प्रतीक के रूप में, उसका कोई हाथ नहीं है। पूरी तरीके जो दीवानी अधिकार और निजामत या सूबेदारी अधिकार किसके पास है, अंग्रेजों के पास है, लेकिन दिखावे के लिए सूबेदारी अधिकार किसको दिए, नवाब के पास, ताकि विरोध ना हो सके। तो इस प्रणाली को क्या कहा गया, द्वैत शासन प्रणाली। तो क्या में हम इतना देखे थे, क्यों देखे थे, क्योंकि प्रजा विरोध कर सकती है, नवाब भी विरोध कर सकते हैं, यूरोप की जो कंपनियां हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड की और कंपनियां, उनके द्वारा विरोध हो सकता है, और सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संबंधों का पुनर्निर्धारण भी किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्यों किया इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अगर व्यापार करेंगे तब तो नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि वो शासन करेंगे तब तो उनके मध्य क्या होगा, अलग से संबंध निर्धारण होगा, उसके लिए कानून व्यवस्था भी लाया जाएगा। बाद में लाते भी, अभी देखेंगे हम, रेगुलेटिंग एक्ट आता है वारेन हेस्टिंग्स के समय 1773 में, तब हम देखेंगे, ठीक। परिणाम में देखें, परिणाम का मतलब अत्यधिक सस्ता खरीदने के कारण, अत्यधिक कर के कारण, और लिखना चाहें तो सस्ते वस्तु खरीदने के कारण, ठीक है। के खरीद के कारण, ठीक है।
सस्ती वस्तुओं खरीद के कारण और अत्यधिक कर के कारण भी क्या होता है, सूत कताई तो पूरी तरीके से बंद होता है, अंगूठे तक काटने बताया गया। कपड़ा उद्योग नष्ट होता है, कृषि पूरी तरीके से नष्ट होती है, लगान होता है 1770 में, या अकाल होता है, अकाल के बाद इतनी जनसंख्या। तो ये हमारे परिणाम थे, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक, रफ कर दें। चलिए अब हम लोग थोड़ा देखेंगे इसे लागू कौन किया। शुरू में भी बता दिया गया था, इसे लागू किया था एक महानुभाव था जिसे कहा गया वो लाइव। आप नोट में लिखिए, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली कौन लागू किया। लागू करने वाला जो शख्स है वो है क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और जो द्वैध शासन को समाप्त किए हैं वो भी गवर्नर एक थे जिसे कहा गया द्वैध शासन, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाले गवर्नर थे वो हमारे वारेन हेस्टिंग्स सर थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो द्वैध शासन प्रणाली लागू कौन किए, रॉबर्ट क्लाइव। समाप्त कौन किए, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के बाद जो आने वाले गवर्नर उनकी बात है। ये गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों है। ठीक है, नाम परिवर्तन हो गया है, बंगाल में नाम परिवर्तन हो, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहने लगे। कब से, जब से रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बिंदु थे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली। केवल इतना था, ज़्यादा नहीं था। मतलब ज़्यादा मतलब क्या था, इतना देखें, क्यों, कारण देखें और परिणाम भी देखें और नोट में एक दो पॉइंट देख लें। ठीक, इतना ही था। कल हम लोग थोड़ा सा देखेंगे गवर्नर जनरलों के बारे में। ठीक है, जो गवर्नर जनरल होंगे, गवर्नर जनरलों के बारे में देखेंगे, जो 1757 से लेकर प्लस 1857 तक इतना देखेंगे। ठीक है, 1757 से 1857 के मध्य जो गवर्नर जनरल मुख्य रूप से देखेंगे, सबको नहीं देखेंगे। वेंसिटार्ट जैसे लोगों को नहीं देखेंगे कि वेंसिटार्ट वो तो जिनका महत्व होगा उनको देखेंगे, जो ज़्यादा महत्व नहीं है उनका नहीं देखेंगे। क्लाइव को देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स सर को देखेंगे, कॉर्नवालिस को देखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली को देखेंगे और कह सकते हैं हेस्टिंग देखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स को देखेंगे। ये वारेन हेस्टिंग आगे देखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं उनको देखेंगे, विलियम बेंटिंग को देखेंगे और डलहौजी देखेंगे। तो इतना देखेंगे 1757 से 1857 के मध्य केवल इतने गवर्नर जनरलों के बारे में या गवर्नरों के बारे में देखेंगे। इसके बाद फिर 1947 तक भी रहेंगे। इसके आगे क्या आता है 1947, उसको बाद में देखेंगे। जब हम 1857 तक सब पढ़ लेंगे तब उसके बाद 1947 इसके आगे बढ़ेंगे तब तो उसमें शामिल होता जाएगा। ठीक, तो कल हम गवर्नर जनरल के बारे में देखें। तो आज केवल इतना ही, कैसा लगा बता दीजिएगा और इतना लिख लीजिएगा। इससे पहले आप लोग बक्सर और प्लासी के युद्ध देख लीजिएगा। ठीक है, बक्सर और प्लासी के युद्ध देखने के बाद फिर इसको देखिए। क्यों देखने कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा परिस्थितियाँ समझ में आ जाए ना कि ये लागू क्यों कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्लासी के युद्ध नहीं हुआ था तभी लागू कर दें, ऐसा तो होगा नहीं। धीरे धीरे परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई जिस कारण से इसे लागू किया गया। तो ये परिस्थितियाँ समझने के लिए प्लासी और बक्सर के युद्ध समझना अनिवार्य है ना। तो अनिवार्य का मतलब देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं देखें तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन देख लेंगे तो बढ़िया ही जाएगा। तो बंगाल में द्वैध शासन केवल इतना ही। कल हम लोग इसको आगे देखें गवर्नर जनरल के बारे में। तो कैसा लगा बता दीजिएगा, हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, चलिए।